हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। आप लोग को पता है कि आप लोग का फर्स्ट लेक्चर में जो भी हम लोग चैप्टर देख रहे थे जीवो में जनन, वो चैप्टर आपका फुल कंप्लीट हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। तो आज फिर से दूसरे वीडियो में सेकंड लेक्चर में आपका वेलकम है। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, ठीक उसी से रिलेटेड जिससे रिलेटेड आप ख़त्म कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डीएनए के बारे में और डीएनए के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको बता दिया जाए कि वो चैप्टर जो था उस चैप्टर से रिलेटेड, देखिए बायो जो सब्जेक्ट है आपका, बायो में एक बेसिक सी चीज़ है। केमिस्ट्री या फिजिक्स के कंपेयर में बात की जाए तो अगर आप कोई भी फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप जो पहले पढ़ लिए हैं उससे बेसिक कुछ रिलेटेड पॉइंट जरूर मिलते हैं। अब जैसे इसमें हम डीएनए की बात करेंगे तो इससे पहले भी आपने डीएनए थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सारी चीज पॉइंट जो होते हैं वो रिलेटेड मिल ही जाते हैं। और सेकंड चीज आपको जो बताया गया कि आपके डायग्राम कंपलसरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको डायग्राम भी उतना ही देखना है थ्योरी के साथ साथ। तो आज हम रिवीजन करेंगे अपने 5 चैप्टर की, और ये 5 चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकी के पिता के बारे में आपको पता ही होगा, मेंडल। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, और आपके बिहार बोर्ड के कंपटीशन के मुताबिक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो नॉलेज तो लेना ही है, आपकी बुक में बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट लिखा हुआ है। कभी आप बुक की एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश भी जरूर करेंगे ओनली गाइड से। और आपके अदर्स जैसे कई लोग होते हैं, कई सारे बुक खोजते हैं कि हम किस बुक से पढ़ें, किस बुक से तैयारी करें, क्या करें। तो आपको बुक खोजने की क्या जरूरत है, आपका एनसीईआरटी है, आप अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन करिए। गाइड आपको, जो भी गाइड आप खरीदते हैं मार्केट से, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, गाइड लेते हैं। तो गाइड आपको खुद को गाइड करने के लिए होता है कि हम कैसे, जो भी, अब मान लेते हैं एक गाइड में 50 क्वेश्चन हो तो उस 50 क्वेश्चन को रटने के लिए नहीं दिया होता, उस 50 क्वेश्चन को चेक करने के लिए दिया जाता है। जब आप एनसीईआरटी से एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करते हैं, जैसा कि हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हुआ, तो तीसरा चैप्टर में अगर आपको चाहिए कि तीसरा चैप्टर मेरा 2 से 3 दिन में पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो वीडियो पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने के बाद कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे और गाइड के क्वेश्चन को देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है वो आप कमेंट में लिख देंगे कि हाँ ये मेरा डाउट है। तो आज हमारा ये 5 चैप्टर चलेगा और 5 चैप्टर से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये चैप्टर भी आपके लिए पूरा क्लियर होगा, क्योंकि हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो आपका चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैव जैव का मतलब आपके स्टार्टिंग से पॉइंट दिया जा रहा है, जैव परक्रम। और जैव परक्रम में आपने 4 पॉइंट्स पढ़े जो हमारे जीवन, डेली जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो जैव का मतलब होता है जीवन। जीवन की विकास किससे होती है? डीएनए से होती है, और डीएनए को ही अनुवांशिकता कहीं ना कहीं कहा जाता है। या आपने पढ़ा होगा अनुवांशिकता की इकाई, तो डीएनए को कहा जाता है। तो जीवन का विकास एक डीएनए से ही हुआ है। जैसा कि हमने 3 चैप्टर में देखा कि 2 डीएनए, जब हम अंडाणु और शुक्राणु मिलाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, तो अंडाणु शुक्राणु मिलाने का मतलब होता है कि 2 डीएनए को आपस में मैच कराओ और एक नया डीएनए आता है जो नई संतति को जन्म देता है। तो यहाँ पे अनुवांशिकता इसे ही कहते हैं। अनुवांशिकता का मतलब है कि कोई भी चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलती आ रही है और चलती रहेगी और चल रहा है। तो क्या चल रहा है आपका, आपके जो ग्रैंडफादर होंगे उनसे डीएनए आपके फादर में आया, फादर से आप में आया, आपसे आपके जनरेशन में आने वाली जनरेशन में जाएगा। तो इस तरीका से एक छोटी सी एक ऐसी इकाई है जो इस जीवन का स्टार्टिंग से लेके फ्यूचर में भी इसको रिपीट की जा रही है, कंटिन्यू की जा रही है। तो ये इकाई कौन सी है? आपकी डीएनए है। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता में और जीवन का विकास कैसे हुआ, क्यों इस चैप्टर का अनुवांशिकता नाम पड़ा, क्यों इस चैप्टर का जैव विकास नाम पड़ा। इसको जानने के लिए पहले आप जानने की कोशिश करेंगे डीएनए होता है क्या, डीएनए क्या है। तो डीएनए अगर इसके बारे में पढ़ा जाए कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो इससे पहले वाले भी वीडियो में हम चर्चा किए, पर इस बार एक बार फिर से हम चर्चा कर ले कि डीएनए आपके कोशिका के केंद्रक वाले भाग में पाया जाता है। किस हिस्से में पाया जाता है? केंद्रक वाले पार्ट में। ये जो केंद्रक वाला हिस्सा है कोशिका का, इस केंद्रक वाले पार्ट में डीएनए पाया जाता है।
यही डीएनए है जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चला जाता है और ये विभाजन करने, इसके पास विभाजन करने की क्षमता होती है। यही डीएनए आपके, और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, 99% डीएनए पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे वो आपके पादप हो, चाहे वो हम हैं या जानवर है, इन सबके 99% डीएनए सेम है। ओनली 1% डीएनए जो है वो चेंज है। यानी कहने का मतलब है कि क्या हम 1% डीएनए की वजह से इतने चेंज है? जी हाँ, 1% डीएनए की वजह से ही हम इतने चेंज है। और हर एक, मानो आप देख रहे हैं कि हर एक मनुष्य अलग अलग की तरह है। कोई इतने धरती पे इतनी जनसंख्या, बट कोई नहीं है जो आपके फेस से बिल्कुल मैच करता हो, सेम हो, आपके लक्षण सेम हो, आपके बॉडी में जो कमी है वो सेम हो, बिल्कुल नहीं होता। और माता पिता से भी जन्म लेने के बाद हमारे अंदर कुछ विभिन्नताएं हो जाती हैं। तो ये विभिन्नता क्यों होती है? तो उसका कारण तो हमने पढ़ लिया था कि लैंगिक जनन के कारण होती है। बट ये शक्ति कैसे है, ये शक्ति कैसे आ रही है कि हम एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तैयार कर रहे हैं, फिर उसमें भी लक्षण चला जा रहा है। इंसान से इंसान ही क्यों पैदा होता है, जानवर क्यों नहीं पैदा होता है, एक जानवर से इंसान ही क्यों नहीं पैदा होता है, जबकि हमारा 99% डीएनए सेम है। तो 99% डीएनए में कभी तो हमारा सेम होना चाहिए था लक्षण, बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी रीजन है, आपका 1% जो डीएनए है उसी के पीछे का रहस्य है। तो इस रहस्य को जानने के लिए हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में कि क्यों हम एक 99% सेम होते हुए भी मनुष्य मनुष्य को ही क्यों पैदा करता है और जानवर जानवर को ही क्यों पैदा करता है। तो इससे पहले तो हमने पढ़ा था जनन की विधि, जनन कैसे होता है, एक इंसान कैसे जन्म लेता है, एक संतति कैसे उत्पन्न होती है, उसके लिए हमने शुक्राणु अंडाणु पढ़ा। पर अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक इंसान पैदा होता है तो कैसे होता है। प्रक्रिया हमने लैंगिक जनन पढ़ लिया है, पर उसमें आपकी जो इकाई है डीएनए, उस डीएनए के बारे में हम जानेंगे कि एक इंसान से इंसान ही क्यों पैदा होता है और जानवर से जानवर ही क्यों पैदा होता है। तो यानी आपका पूरा बेस जो बोला जाए, पूरा बेसिक जो बोला जाए, वो किस पे डिपेंड है? आपके डीएनए पे डिपेंड है। तो आज हम पूरे तरीके से डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए के बारे में बताया किसने। और आप लोगों ने भी सुना होगा, एक वैज्ञानिक का नाम बहुत फेमस है, मेंडल। तो मेंडल के बारे में भी आज जानेंगे कि इस चैप्टर में मेंडल की क्या भूमिका है, क्यों मेंडल को बार बार जिक्र किया जाता है। इससे पहले आपको केंद्रक और कोशिका के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो 9th में कोशिका और केंद्रक पढ़ते हैं, बार बार इस केंद्रक कोशिका का नाम आपके 10th में भी रिपीट होता है। तो सबको कंफर्म होना चाहिए कि आपके शरीर की इकाई कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर आपके डीएनए पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा है एनसीईआरटी का, इस एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखे हुए हैं जो आप खुद पढ़ेंगे इस लाइन को और समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। वैसे अगर जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वंशागत के बारे में बताया हुआ है कि वंशागत और विविधता का क्या मतलब है। अगर आप इस चैप्टर के देखेंगे, इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विभिन्नता। वंशागति एवं विभिन्नता का, हम इस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं, वंशागति एवं विभिन्नता का सिद्धांत। वंशागति का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और विविधता का मतलब तो आप समझते ही हैं, अंतर। यानी कुछ ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आ रहा है और उस पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है। यानी लैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान जो संतति का निर्माण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी होने के बावजूद भी उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं, कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है। इसे ही हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो कोई भी आपसे कोई पूछा कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत को ही आनुवांशिकता कहते हैं। और वंशागति विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि जो आप लैंगिक प्रजनन के थ्रू जो भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या या संतति आ रही है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसे हम आनुवांशिकता कहते हैं।
तो ये आपका था अनुवांशिकता के बारे में। तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें यही चीज लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि लैंगिक जनन के दौरान वंशागति होती है। वंशागति में क्या होता है, एक संतति का कोई भी लक्षण हो, चाहे वो लक्षण क्या है हमारा, हम एक मनुष्य का लक्षण क्या होता है, जैसे एक मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य से पैदा होने वाला मनुष्य भी सेम उसी की तरह भोजन लेता है। जैसे हम परपोषियों से पोषण लेते हैं, वैसे हमारी आने वाली संतति भी परपोषी से पोषण लेती है। जैसे हम एक मनुष्य पैदा कर सकते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर में जनसंख्या भी हमारे जैसे ही संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा लक्षण सेम होता है, और हमारा लक्षण आप देखेंगे कि एक मनुष्य की तरह ही करता है। तो ये क्या हो रहा है आपका कि एक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है, और पर उसमें कुछ विभिन्नताएं होती है। जरूरी नहीं है कि आपके फादर जैसे हैं आपका भी व्यवहार सेम वैसा ही होगा, आपके फादर जैसा काम करते हैं सेम आप भी वैसा करते होंगे, कुछ आप लोगों में डिफरेंस होगा। तो ये जो विभिन्नता और ये लक्षण का जो स्थानांतरण देख रहे हैं, ये आपका क्या है, वंशागति एवं विभिन्नता। तो अनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आप लिखेंगे कि जब एक संतति से दूसरी संतति में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है एवं उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। दोबारा आप लोग सुन लेंगे इसे ध्यान से और कॉपी पे नोट कर लेंगे कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकता उसे कहते हैं जिसमें कोई भी लक्षण एक संतति से दूसरी संतति या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है और उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। तो हम पहले समझ गए कि अनुवांशिकता कहने का मतलब क्या है, आपका चैप्टर का नाम ही है अनुवांशिकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, अनुवांशिकता को आप समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो विभिन्नता हम बात कर रहे हैं, बार बार विभिन्नता उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है, विभिन्नता, तो क्यों होता है विभिन्नता उत्पन्न, आखिर क्या रीजन है। हमें ये समझ में आ गया कि एक लक्षण मनुष्य का दूसरे मनुष्य में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तीसरे से चौथे में जाना, ये तो डीएनए के कारण हो रहा है। पर डीएनए में ऐसा क्या होता है जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो हम ये पढ़ेंगे विभिन्नता में। तो इतना तो आपको कोई भी पूछेगा तो पता लग जाएगा कि विभिन्नता का कारण कौन है, तो आपका डीएनए है। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब कोई एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, तो जीवाणु विभाजित होता है, परिमाणतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, पुनः विभाजित होकर जीवाणु उत्पन्न करेंगे और आपस में अधिक समानताएं होंगी। कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि जनन जो है उस जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, पर यहाँ एनसीईआरटी में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन में तो कोई किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं देखी गई है। क्यों, रीजन सोचे आप। रीजन इसलिए विभिन्नता नहीं देखी गई है क्योंकि वहां लैंगिक जनन में हम दो जीव लेते हैं, दोनों जीव के डीएनए जो होता है वो थोड़ा एक्सचेंज होता है। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो तीसरा कोई रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि सेम आप रेड कलर और जब कोई और ब्लू ले लिया जाए, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको कोई तीसरा रिजल्ट दिखता है, या ऑरेंज रेड को मिला ले तो आपको कुछ तीसरा। सेम वैसा ही लैंगिक जनन है। पर अलैंगिक जनन में क्या होता है कि केवल इकल्ला जीव होता है, उसी का डीएनए जो होता है वो विभाजन करता चला जाता है, तो इस कारण उसमें कोई विभिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि उनमें डीएनए नहीं होते, उनमें भी डीएनए होते हैं, अलैंगिक जनन वाले भी जीव में डीएनए होते हैं, बट उसमें विभिन्नता नहीं दिखने का कारण क्या है कि उसमें एकल जीव होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज करते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ करके, और आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, फिर आप बोलेंगे कि हमारे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। तो इसलिए कहा जाता है एक बार एनसीईआरटी को फोकस करना भी जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्नता क्यों उत्पन्न होता है। ये पता चला गया विभिन्नता उत्पन्न पता चल गया आपको विभिन्नता उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हम दो जीव हैं और दोनों जीव के डीएनए मिल रहे हैं, डीएनए के कारण हो रहा है। यहाँ पर कुछ आपको ये कान का डायग्राम दिख रहा है, ये आपको कान का डायग्राम दिखेगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। ये कान के जो नीचे वाला हिस्सा है, ओव्यूल बोलते हैं इसको, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका जो है इसका अलग है, जबकि इस कान का हिस्से वाला जो है वो चिपका हुआ है।
ये भी कुछ अनुवांशिकता का ही लक्षण दिखाया गया हुआ है। तो यहाँ पे अनुवांशिकता और वंशागत लक्षण के बारे में ही मेंडल कुछ चर्चा की है मटर के पौधे के बारे में। मेंडल एक ऑस्ट्रिया में रहने वाले ब्रू नामक देश में रहते थे, जो वहाँ के पादरी है। पादरी कहा जाता है जो क्रिश्चियन लोग में, जैसे हम हमारे हिंदुओं में पंडित लोग मंदिरों में रहते हैं तो उसे पंडित कहते हैं, वैसे उन लोगों में भी जो चर्च में रहते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। तो ये पादरी थे, हमारे जो भी मेंडल थे ये पादरी थे। और मेंडल जो है वो उन्हें अनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स में सबसे पहला नाम इनका मेंडल का आता है। तो मेंडल ने कुछ ऐसा काम किया है। मेंडल क्या किए, मेंडल को, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, यानी मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे क्यों किया, मनुष्य पे भी तो कर सकता था, आम के पौधे पे भी कर सकता था, और भी बहुत सारे पौधे थे। देखिए सबसे पहला चीज कि अगर मनुष्य पे वो करता है तो मनुष्य में बहुत सारे लक्षण है, जिस लक्षण को बनाने के लिए कई सारे जीन हमारे अंदर। ओ सबसे पहले तो आपको जीन ही नहीं पता होगा। देखिए सबसे पहला चीज, एक शब्द होता है डीएनए, एक होता है गुणसूत्र, एक होता है जीन। तीनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गुणसूत्र क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस हिस्से को हम डीएनए कहते हैं। यही जब धागा इस तरीके से आपको दिखता है, इसको हम गुणसूत्र कहते हैं। जब दो धागा आपस में कुंडली नुमा संरचना में जुड़ जाते हैं तो ये आपका क्या है, पूरी तरीके से एक डीएनए तैयार हो गया। और यही धागा जब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड का हो तो इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। और आपका जीन जो होता है वो गुणसूत्रों के ऊपर ऐसे उपस्थित होता है, इस तरीके से इस संरचना में ये जीन है। तो डीएनए की जो इकाई है वो जीन है, और आनुवंशिकता का इकाई जो है वो आपका क्या है, डीएनए है। जीन का जो खोज हुआ था, जीन का खोज ऑब्जेक्टिव आता है आपका, जीन की खोज किसने की, तो जीन का खोज जोहानसन ने किया था। तो जोहानसन वैज्ञानिक का नाम ना भूले, जोहानसन ही थे जो सबसे पहली बार जीन की खोज किए थे, सॉरी जीन शब्द की खोज किए थे। तो जीन की शब्द की खोज के बारे में जब भी चर्चा हो तो जोहानसन किए थे। जीन होता क्या ये भी आपको पता लग गया। तो जो मेंडल थे वो सबसे पहले मटर का पौधा लिए, इसलिए मटर का पौधा लिए, रीजन आपको भी पता होना चाहिए कि मटर का पौधा ही क्यों लिए। मटर का पौधा पहली चीज छोटा होता है, दूसरी चीज उसमें 100 परागण होता है। 100 परागण, परागण क्या होता है, परागण हमने पहले भी पढ़ा था कि जब परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे हम परागण कहते हैं। 100 परागण क्या होता है, 100 का मतलब होता है खुद से होना, और परागण आपको पता ही है। तो जब किसी भी पौधे में, हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, जब किसी भी पौधे में अपने आप परागण हो जाए, यानी जो आपके पुष्प में नर वाला भाग भी होना चाहिए, मादा वाला भाग भी होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो जब इस तरीके का परागण होता है तो उसे 100 परागण। तो एक तो दूसरा चीज कि मटर में 100 परागण होता है, दूसरा मटर छोटा होता है और उसे हम 2 महीने में भी, बहुत कम समय में भी हम मटर का नई जाति प्राप्त कर सकते हैं। तो रीजन ये था इनका मटर का पौधा चुनने का कारण। और यहाँ पे कुछ मेंडल के बारे में आपको डिटेल भी दिया गया है कि मेंडल क्या है, कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या किए हैं, बट ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि अनुवांशिकता के पिता कौन है, और मेंडल का जन्म आप याद कर लेंगे, थे कहाँ के, और आपको पता ही है कि ऑस्ट्रिया के ये पादरी थे। तो मेंडल की बायोडाटा पूरा जानने का कोशिश नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि ये बेकार है। बस आपका जन्म, जगह इनका पता होना चाहिए कि कहाँ के वैज्ञानिक है, क्या किए हैं। तो मेंडल का जब हम पढ़ते हैं तो मटर से रिलेटेड टॉपिक आता है। और इस चीज की अब हम पढ़ेंगे कि मटर पे ये किए क्या थे। और आपको बार बार क्वेश्चन आता है, मेंडल की सफलता का कारण बताया, मेंडल की असफलता का कारण बताया, मेंडल का नियम बताया। तो ये सारे क्वेश्चन को हम एक ही डाउट में क्लियर कर लेंगे, एक ही टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। तो मेंडल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक शब्द जो आपको यूज होने वाला था, जीन, डीएनए, गुणसूत्र, इन सब में तो पहली बात कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक शब्द इसमें आपको बार बार मिलेगा, एलील। जब आप बुक भी पढ़ेंगे तो एलील, जब एक जोड़ी जीन होता है, एक जोड़ी जीन, तो एक जोड़ी जीन को हम क्या बोलते हैं,
एलील कहते हैं। तो एलील शब्द भी बार बार यहाँ पे आएगा। एलील शब्द लेते ही आपको समझ जाना है कि एक जोड़ी जीन को क्या कहते हैं, हम एलील कहते हैं। तो मेंडल कौन थे आपको पता लग गया। अब मेंडल किस पे कार्य किए हैं, तो उद्यान मटर पे कार्य किए। मटर भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक उद्यान होते हैं, एक जंगली मटर होते हैं। उद्यान मटर जो हम लोग अपने भोजन में यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने उद्यान मटर पे प्रयोग किया था। ये मटर क्यों चुना उन्होंने, एक तो छोटे होते हैं, इन पे अध्ययन करना आसान होता है उन्हें। दूसरा, ये जल्दी से इनकी नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं, इनमें 100 परागण होता है। तो ये कुछ रीजन था जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना। अब हम इसका मेंडल का कुछ रहस्य पढ़ते हैं। क्यों ये इतना लंबा सा चैप्टर लेके आ गए, मेंडल क्या रीजन था। यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधे को लिया, लंबे तथा बौने पौधे, और इससे प्राप्त संतति की प्रतिशत की गणना की। आपने एक बार अनुपात देखा होगा, 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1। ये आप रट्टा मारते होंगे, पर ये आप कभी जानने की कोशिश नहीं किए होंगे कि ये अनुपात आता कैसे है। तो ये हम सीखेंगे कि अनुपात आया कैसे। दूसरा चीज, वही यहाँ पे परसेंटेज में देखा गया है, तो ये अनुपात जब हम पढ़ेंगे तो वो अपने आप पता लग जाएगा इनका परसेंटेज। उसके बाद F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ये सारा चीज बताएगा। तो यहाँ पे जो आपका है अनुवांशिकता के नियम से रिलेटेड जो भी मेंडल बताया उसमें प्रयोग किया गया है। इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि विभिन्नता उत्पन्न क्यों होता है। सेम क्वेश्चन मेंडल के पास भी था कि विभिन्नता उत्पन्न क्यों होता है, और इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए ही उन्होंने प्रयोग किया। तो मटर के पौधे में उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और दूसरा बौना पौधा लिया, और दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का मतलब है यहाँ पर कि परागण करवाया गया। इनके साथ क्या किया गया, एक लंबे पौधे के साथ, एक लंबे मटर वाले पौधे के साथ और एक बौने पौधे वाले मटर के साथ, दोनों के बीच में आपस में परागण करा दिया गया। तो ये परागण कैसा हुआ आपका, कृत्रिम परागण हुआ, क्योंकि हम करवा रहे हैं खुद से। तो कृत्रिम परागण यहाँ पे हुआ। यहाँ पे लंबा को हम कैपिटल टी से शो कर लेते हैं और बौने पौन को हम स्मॉल टी से, ताकि हम लोग को थोड़ा समझने में क्या होगा, यहाँ पे इजी होगा। तो लंबे के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे और बौने के लिए हम स्मॉल टी यूज करेंगे। जब इन दोनों में क्रॉस करवाया जाता है तो एक बार में एक ही जीन क्या होता है, उत्तरदायी होता है क्रॉस करने के लिए। तो ये आपका क्या हुआ, एक बार में इससे क्रॉस किया, फिर यही सेम जीन दूसरी बार में इससे क्रॉस करेगा। एक जीन का काम खत्म हो गया। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप देख के करेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीजें हो रही हैं। दूसरा क्या आपका, दूसरा टी बचा हुआ है, ये भी एक मिनट, ये टी भी क्या करेगा, एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा और बनाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, और एक बार फिर इसके साथ क्रॉस करेगा। यानी जो आपका कैपिटल टी था वो बारी बारी से क्या किया, बारी बारी से इन सभी के साथ क्रॉस किया। यहाँ पे अब हम रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके दो जीन हैं, एक होते हैं प्रभावी, एक होते हैं अप्रभावी। यानी मादा और नर से जो डीएनए जो जीन जाते हैं उसमें दो प्रकार के जीन होते हैं, एक होते हैं प्रभावी, एक होते हैं अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी कहने का मतलब है यहाँ पे कि जिसका अगर फादर का कुछ गुण आप पे शो कर रहा है, आपसे मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पिता का जो जीन है वो आप पे प्रभावी हो गया है। बट अगर आपका जो जीन है वो पिता से मैच नहीं कर रहा, आपकी माता से मैच कर रहा है, आपका लक्षण जो है, आपका जो व्यवहार है या कुछ भी काम है, बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है, अगर आपके माता से सेम हो रहा है, मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके माता का जीन प्रभावी है पिता के अपेक्षा में। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, मेंडल भी सेम वही काम किए थे। देखिए कि दो हम अगर लेंगे प्रभावी और अप्रभावी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं विभिन्नता इसी के कारण उत्पन्न हो रहा हो। जब देखा गया प्रभावी अप्रभावी, तो जो पहला रिजल्ट मिला इन्हें, इसी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी कहने का मतलब कि जो
पहली बार में फर्टिलाइजेशन जो भी है करवाया गया, फ्यूज करवाया गया। इसमें आपको जो रिजल्ट है, कभी भी प्रभावी जीन अप्रभावी को दबा देता है। प्रभावी लक्षण क्या आपका लंबापन, प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा आपका लंबापन। तो सबके साथ जिसके साथ भी कैपिटल टी है ये सारे अप्रभावी लक्षण को दबा देगा और इन सब का रिजल्ट सेम है। और रिजल्ट क्या मिला आपको, लंबा ही मिला। तो मेंडल ने यहाँ से बताया कि जब पहली बार में कोई संतति प्रभावी और अप्रभावी जीन को हम जब मिलाते हैं आपस में, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला कि ये सारे क्या है, सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखा। जब आप मेंडल का ये पढ़ेंगे F1 पीढ़ी, एकल संकरण, द्वितीय संकरण, ये आपका एकल संकरण में ही आता है। तो एकल संकरण में हम लंबा का जो भी जीन है और बोना का जो जीन है दोनों में क्या करवा दिए, क्रॉस करवा दिए, संकरण करवा दिए। संकरण करने के पश्चात पहला F1 पीढ़ी का रिजल्ट आपका सेम था और सभी पौधे कैसे थे, लंबा ही मिले थे। यानी बौने पौधे और लंबे पौधे को जब एक बार में मिलाया गया तो जो तीसरा रिजल्ट आया वो सारा पौधा लंबा ही आया। तो आपका सेम क्वेश्चन उठेगा कि हम पढ़ रहे थे कि विभिन्नता उत्पन्न कैसे होता है, पर यहाँ तो हमें कोई विभिन्नता ही नहीं दिख रहा है, यहाँ तो सारी चीजें सेम है, लंबा का लंबा ही है, तो विभिन्नता आया कहाँ। वेट, फिर से मेंडल क्या किए, सेकेंड टाइम जब पहली बार में इनको कोई विभिन्नता नहीं दिखा तो इन्होंने हार नहीं माना हमारी तरह। इन्होंने क्या किया कि सेम इन्हीं दोनों को फिर से दोबारा रिपीट किया और दोबारा रिपीट करके देखा कि क्या पता हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में विभिन्नता दिख जाए। तो हम भी एक बार चेक करते हैं मेंडल के साथ साथ ही। तो ये जो है पहला, ये एकल संकरण में जो पहला स्टेप था यही था, और ये स्टेप आपको भूलना नहीं है कि F1 पीढ़ी में सारा रिजल्ट लंबा है और सब स्मॉल टी कैपिटल टी, और कैसे है ये भी क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मिलाएंगे इन्हीं दोनों में से, इन दोनों में से आपको दिख रहा है एक प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, जबकि यहाँ क्या था, एक तरफ प्रभावी था और एक तरफ अप्रभावी था। दूसरी बार हम मिलाएंगे आपके प्रभावी और अप्रभावी, हमारा रिजल्ट यही था ना, सेम। हमारे पास लंबा लंबा वाला जो भी हमारे पास जीन आया उन्हीं जीनों के बीच में, यानी जो नया पौधा बना है अब उसी नए वाले पौधे को उसी की सेम जाति से हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। जब हम इसे क्रॉस करवाएंगे तो इसका आप रिजल्ट देखेंगे, ये जीन एक बार में क्या करेगा, इसके साथ क्रॉस करेगा, रिजल्ट क्या है आपका, डबल कैपिटल टी। फिर यही जीन क्या करेगा, एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ क्रॉस करने के बाद क्या रिजल्ट मिला आपको, ये रिजल्ट। सेकेंड चीज, ये टी फिर इसके साथ क्रॉस करेगा और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यही टी आपका क्या करेगा, इसके साथ करेगा और इसका भी रिजल्ट क्या आपका, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस, पहली बार में जब हम करवाए थे तो सारा रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका ऐसा था, ध्यान आया कुछ, सारा रिजल्ट हमारा क्या था, इस प्रकार का था। इसमें कहीं भी आप कुछ भी बता सकते हैं, ये सारा लंबा पौधा है, क्यों, क्योंकि सभी प्रभावी जीन क्या करते हैं, अप्रभावी जीन के लक्षण को छुपाते हैं, दबाते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, पर इस बीच में क्या आपको कहीं प्रभावी दिख रहा है, इसके साथ कोई भी जीन जो है वो आपको प्रभावी दिख रहा है, नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे प्रभावी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पौधा कैसा निकला, बौना निकला, और ये तीनों पौधे कैसे हैं आपके, लंबे हैं। तो अब आपने यहाँ पे एक अनुपात पढ़ा होगा, 3:1, ये अनुपात आपका यहीं से निकाला गया है, जब परसेंटेज और मेंडल अनुपात निकाले तो यहीं से। अब मेंडल का कहने का मतलब क्या था कि हो सकता है कि विभिन्नता आपको पहली पीढ़ी से आने वाली संतति में ना दिखे, पर हो सकता है कि वो जो लक्षण है वो संतति आगे
जो भी संतति बनाएगी या आगे वाली पीढ़ी में आपको कहीं ना कहीं वो विभिन्नता उत्पन्न होते हुए दिखेगी। जैसा कि इसमें 2 पौधे लिए गए थे, लंबे और बौने, तो पहले बार में जो रिजल्ट आया आपका सारा पौधा लंबा था, पर सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि 100% सेकेंड टाइम में जब प्रजनन हुआ, सेकेंड टाइम में जब जनन करवाया गया, दोनों के बीच परागण करवाया गया, तो परागण कराने के पश्चात क्या हुआ कि 75% जो आपके मटर थे वो सारे लंबे थे, जबकि 25% मटर जो थे वो आपके बौने थे। तो कहीं ना कहीं अप्रभावी जीन भी क्या किए, उस पर प्रभाव डाल दिए। तो यहाँ पे कुछ अप्रभावी जीन कहीं ना कहीं वो भी एक दिन अपना लक्षण शो करेंगे ही करेंगे। तो ये जीन है और ये आपके प्रभावी जीन, यही 3:1 यहाँ से निकाला गया और इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। या आपको अपने बुक में मिलेगा लक्षण अनुपात। लक्षण अनुपात ये आपका फिनोटाइप था। एक और क्वेश्चन होता है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप भी पूछा जाता है, जो आपने पढ़ा होगा 1:2:1 कहाँ से आता है। तो ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ये टोटल कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। ये दोनों एक की ही तरह दिख रहे हैं आपको, इसे हम क्या बोलेंगे, 2। और ये आपको लास्ट वाला 1 सिंगल दिख रहा है, तो 1। जीनोटाइप जो भी जीन जैसा होता है उसी के अनुपात को बोलते हैं, और फिनोटाइप जैसा लक्षण होता है, जितना सेम लक्षण होता है उसे बोलते हैं। तो फिनोटाइप आपका क्या हुआ, 3:1, और जीनोटाइप आपका क्या होगा, 1:2:1। तो यहाँ आपका मेंडल का प्रयोग था, मेंडल ने मटर पे यही प्रयोग किया था। पहली बार में जो रिजल्ट मिला था हम लोग को, सारे पौधे लंबे थे। सेकेंड टाइम में आपके सारे पौधे लंबे तो थे, पर कुछ पौधे ऐसे भी थे जो बौने भी थे। तो ये था आपका F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी वो कौन सी पीढ़ी थी, आपकी पहली पीढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अभी बुक में लिखा हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ यह है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन्य लक्षण ही दिखाई देता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें कोई एक ही लक्षण दिखाई देगा, या आपके माता का लक्षण दिखाई देगा या आपके पिता का लक्षण दिखाई देगा। तो एक ही जीन जो होता है वो प्रभावी होता है, दोनों जीन कभी आपस में मिलकर प्रभावी नहीं बनते हैं। जैसे कि पहली बार में लंबा ही मिला, सेकेंड टाइम में लंबे भी मिले, और या कुछ पौधे हमें बौने भी दिखे। तो F2 पीढ़ी में हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। ये आपका पूरा मेंडल का प्रयोग था। यहाँ पे फिनोटाइप भी आप देख सकते हैं 3:1, जीनोटाइप भी आप देख सकते हैं 1:2:1। तो ये टोटली आपके मेंडल का प्रयोग था। सेकेंड चीज हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक अनुपात दिख रहा है 9:3:1। ये अनुपात आप खुद से जाके करेंगे, खुद से निकालेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा। इसमें पता है आपको क्या हुआ है, 2 लक्षण एक बार में क्रॉस करवाया जा रहा है। मटर के पौधे में 2 लक्षण एक बार, पहली बार में क्या हुआ था कि मतलब कि सिंगल लक्षण ले रहे थे, एक पौधे में लंबा तो एक पौधा बौना। पर यहाँ पे क्या होगा कि एक पौधा, मान लेते हैं हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक पौधा पीला भी है और दूसरा आपका, यहाँ रेड नहीं बोलेंगे हम, एक आपका हरे बीज का है और एक आपका गोल है। तो 2 लक्षण यहाँ पे हो गए आपके गोल, और दूसरा आपका कलर है हरा। 2 लक्षण, इसमें भी 2 लक्षण से मैच करवाएंगे। एक आपका कैसा है, झुरीदार, और दूसरा आपका क्या है, पीला बीज। तो जब हम 2 लक्षण को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट आपका जिसका 9:3:3:1 आ गया उसका कंप्लीटली सही है, और जिसका नहीं आया उसका कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे एक पजल सा गेम है, ये पूरा आपको सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा,
पर 10 मिनट टाइम आप निकालेंगे तो इजी से हो भी जाएगा। तो आपको 2 लक्षण क्रॉस करवाने हैं और देखना है कि इसमें क्या होता है। इसमें जो हो रहा है इसमें भी यही चीज हो रहा है, कुछ पौधे आपको अलग दिखेंगे, कुछ पौधे अलग, कुछ पौधे अलग, कुछ पौधे अलग, और उसी के अकॉर्डिंग पे आपका ये अनुपात दिया गया, और ये अनुपात भी फिनोटाइप ही अनुपात है जिसमें 2 लक्षण हम लिए हुए हैं। उसके बाद से ये जो मेंडल थे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो लक्षण आपके जीन में बदलाव आता है ये हो सकता है एंजाइम के कारण हो सकता है प्रोटीन के कारण हो, या हो सकता है हार्मोन जिम्मेदार हो। तो इन लक्षणों को इन जीन में परिवर्तन होने के लिए आपके एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन ये तीनों जिम्मेदार होते हैं। तो इस कारण भी आपके जीन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं प्रोटीन। अब एग्जाम्पल फॉर में अगर बात किया जाए तो एक मतलब हमारा वातावरण भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिता से जो डीएनए के चेंजिंग हुआ या जनन के टाइम में हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि गर्म इलाके में जो लोग रहते हैं या कश्मीर साइड के लोगों की बात की जाए, पहाड़ी इलाकों के लोगों की बात की जाए, तो उनके जीन में और हमारे जीन में डिफरेंस होता है। रीजन क्या है, अगर हमारे साइड के लोग अगर कश्मीर साइड में चले जा रहने के लिए तो उन्हें वहां पे कुछ चीजों को झेलना पड़ेगा। कई बार लोग नहीं झेल पाते और बीमार पड़ जाते हैं, फिर उन्हें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। बट जो लोग शुरू से ही वहां पे जन्म ले रहे हैं, उनके थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहे हैं, वो उस वातावरण को ऑटोमेटिक झेलना सीख जाते हैं। बट हम वहां जाने के बाद कुछ चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक डीएनए ही है, ये भी हमारा वातावरण भी डिपेंड करता है कि हम किस वातावरण में रहते हैं और किस अनुकूलन को हम झेल सकते हैं। तो ये भी आपका डीएनए चेंज इस रीजन से भी होता है, आपके वातावरण के कारण भी होता है, हार्मोन्स के कारण भी होते हैं, एंजाइम के कारण भी और प्रोटीन के कारण भी। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे और खुद से सॉल्व करके लाएंगे इसे। नेक्स्ट टॉपिक जब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा आपका, बस मेंडल के प्रयोग देखेंगे आप, मेंडल का नियम हम कल चर्चा करेंगे, और लिंग निर्धारण जो भी आपका कल टॉपिक बचा हुआ है, कल पूरे चैप्टर का डिस्कस कल करेंगे। बाकी आज के लिए बस आप इतना टॉपिक क्लियर करिए, बाकी चीज़ें हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।